हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एनी बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 5 है, और इस चैप्टर में हम इस वीडियो में रेप्लिकेशन के अंदर द मशीनरी एंड द एंजाइम्स कवर करेंगे कि रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। सो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए, क्या आप रेडी हैं? तो जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को, भाई बहनों को और पड़ोसियों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सके। तो जल्दी जल्दी ये काम कर दीजिए और आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम द मशीनरी एंड एंजाइम्स से। ओके, तो आपको याद होगा कि इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट, है ना। तो यहां पर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है? एंजाइम जरूरी है। सेट ऑफ कैटलिस्ट या एंजाइम का मतलब यहां पे नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में, राइट। तो हम बात करते हैं कि किस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। उससे पहले आप जान लीजिए कि डीएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यही बताया था। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये 5' एंड होती है, ये 3' एंड होती है, ये 3' एंड है, तो ये 5' एंड है, ऐसे बताया था। और इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में होता है बॉन्ड्स, राइट। ये बेस पेयर्स है। क्या है? बेस पेयर्स। और बेस पेयर के बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब देखिए यहां पर मैं बात करती हूं, ये जो आपको दिख रही है यहां पर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका होता है? डीएनए का। किसका? डीएनए का, राइट। अब क्या है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पे मैं घूमूंगी इधर उधर। कौन घूम रहा है? जल्दी बताइए। यहां पर मैं कौन से एक जगह की तलाश में है जो कि 80 रिच एरिया हो। मैम आप 80 रिच एरिया को ही क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि 80 रिच एरिया में जो अगर 80 बॉन्ड जो है, 80 और जो एडेनिन एंड थायमिन है उनके बीच में जो बेस पेयरिंग है उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर मुझे इजीली क्या कर पाऊंगी? मैं ब्रेक कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने हैं। एक बेस पेयर के बीच में मुझे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने हैं। वहीं पर जीसी रिच एरिया होगा तो मुझे 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। वहाँ की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो सिंपल सी बात है, हम स्मार्ट वर्क करना चाहेंगे रादर देन हार्ड वर्क, है ना। तो हम स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे कि हम इस स्टैंड पे देखेंगे कि 80 रिच एरिया क्या है, कहाँ है। तो 80 रिच एरिया का मतलब कहाँ पर? एडेनिन थायमिन वाला एरिया ज़्यादा है। तो मिल गया मुझे, ये वाला एरिया मिल गया, है ना। तो ये वाला एरिया मिल गया जहां पर 80 रिच एरिया, ठीक है। तो प्रोटीन ए, और यहां पर होता है आपका कौन सा? हेलिकेस एंजाइम, राइट। तो प्रोटीन ए जो होता है इसे खींचता है ना, इस एरिया को जहां पर 80 रिच एरिया होता है उसे खींचता है, खींच के ऐसे थोड़ा दूर करता है, और बीच में जाता है हेलिकेस एंजाइम। कौन जाता है? जैसे ये खींचा और इसके बीच में आया हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम क्या करेगा? अभी इनके बीच में, इन दोनों बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हेलिकेस तोड़ेगा। क्या करेगा? तोड़ेगा। तो यहाँ पर हेलिकेस क्या करते जा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ते जा रहा है, और ये ओपन करते जा रहा है, राइट।
बट एक टाइम ऐसे आएगा कि यहाँ पर ये जो एंड्स है जहां पर ये खुल रहा है वो फंस जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि आप रस्सी को खोल रहे हो, धागे को खोलते हो तो वो एंड्स पे उलझ जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर कॉइलिंग हो जाती है, सुपर कॉइलिंग हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, देखिए जैसे कि मैं बात करूं तो ये 80 रिच एरिया है, ये क्या है 80 रिच एरिया, राइट। तो प्रोटीन ए जो होता है प्लस हेलिकेज, एंड हेलिकेज क्या करते हैं, इसे यहां से ओपन करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, जो प्रोटीन ए होता है वो इसे खोलता है, या ऐसे इस तरफ खोलेगा, और यहाँ पर ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज एंजाइम जो है वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। तो हेलिकेज क्या कर रहा है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ये जो डीएनए है ऐसे ओपन हो गया, क्या हो गया, ये डीएनए ओपन हो गया, राइट। और यहां पर क्या हो गई, यहां पर क्या हुई, देखिए ये डीएनए ओपन हुआ और यहां पर क्या हो गई, सुपर कॉइलिंग हो गई, क्या हो गई, सुपर कॉइलिंग, ठीक है। यहां पर डीएनए जो है, डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो उलझ गई, क्या हो गई, उलझ गई, राइट। तो यहां पर हेलिकेज ने क्या किया, ऐसे ओपन किया, हेलिकेज ने क्या किया, ऐसे ओपन किया, राइट, ये हेलिकेज ने ओपन किया, राइट। अब यहां पर जैसे कि मैं बोलूं एडेनिन ए, फिर मैं बोल दूं टी, यहां पर टी टी टी, ए एरिया था ये सपोज, हाँ। तो अब हेलिकेज ने ओपन तो कर दिया। अगर सिंपल सी बात है, अगर मैंने अभी इसको ओपन करके रखा है ऐसे, ये ओपन करके रखा है, राइट, ये क्या करके रखा है, ओपन, बट अब मैं छोड़ दूं इसे, देखना मैं छोड़ दूं तो ये क्या हो गया, वापस फिर से बंद गया है ना, फिर से ये क्या हो गए, जुड़ गए। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि मैंने ओपनिंग करने के बाद ऐसा ना हो ये बैकफॉल हो जाए, ये वाली स्टैंड और ये स्टैंड आ जाए आपस में, क्योंकि इनके बीच में, ये बेस पेयर के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी थी। अगर इनके बीच में कोई नहीं होगा, थर्ड पर्सन नहीं होगा, तो ये आपस में आके फिर से बेस पेयरिंग कर लेंगे। तो इस बेस पेयरिंग को, फिर से बेस पेयरिंग को बचाने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर जोड़ देती हूँ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या जोड़ देती हूँ, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या जोड़ती हूँ, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, राइट। ये काम किसने किया था, हेलिकेज ने। ये कौन है यहाँ पर, हेलिकेज। तो हेलिकेज जो है कहां पर वर्क करता है, हेलिकेज वर्क करता है, वर्क, या क्या करता है ये करता है ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या करता है, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। ये एटीपी ड्रिवन है, क्या है, एटीपी ड्रिवन, राइट। वहीं पर मैं बात करूं किसकी, तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है। यहां पर भी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होगा, यहां पर भी क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, दोनों तरफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होगा, SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट बैकफॉलिंग
बैक फॉलिंग। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन में नहीं लगाती वहां तो क्या होता, ये जो यहाँ पर दो स्ट्रैंड के बीच में जो नाइट्रोजन बेस थे वो वापस पास में आ जाते और बेस पेयरिंग कर लेते। दूसरा पॉइंट क्या होगा, स्टेबल सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। स्टेबल सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एंड थर्ड पॉइंट है प्रिवेंट न्यूक्लियस एक्टिविटी। देखिए न्यूक्लियस बहुत खतरनाक एंजाइम है, वो कुछ भी गड़बड़ देखता है वो काट के फेंक देता है। जैसे कि अगर नॉर्मली जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, बट यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको दिखेगा तो बोलेगा ये गड़बड़ है, इसको काट दो। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से ये जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या किया, यहाँ पर न्यूक्लियस की एक्टिविटी को प्रिवेंट कर दिया, राइट, इनहिबिट कर दिया। तो इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं। जहां पर ये फंक्शन चल रहा है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्या बोलते हैं इसे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, इतना क्लियर है, जल्दी बताइए। अब हुआ क्या, हेलिकेज अपनी एक्टिविटी करते जा रहा है, ठीक है, बट यहाँ क्या हो गया, सुपर कॉइलिंग की वजह से, है ना। हेलिकेज ने क्या किया, तो यहाँ पर हेलिकेज ने एक चीज कर दी, हेलिकेज इंड्यूस सुपर कॉइलिंग। तो हेलिकेज ने क्या कर दिया, सुपर कॉइलिंग इंड्यूस कर दी, राइट। तो अब जो सुपर कॉइलिंग इंड्यूस हुई है, ये सुपर कॉइलिंग जो इंड्यूस हुई है उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो गई, हेलिकेज जो एंजाइम है वो फर्दर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना। तो ड्यू टू सुपर कॉइलिंग हेलिकेज can't further perform their activity। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए भाई, हमें इतने ही पार्ट का तो रेप्लिकेशन नहीं कराना, हमें डीएनए की फुल लेंथ का क्या कराना है, रेप्लिकेशन कराना है। और उसके लिए पूरे डीएनए की फुल लेंथ जो है ओपन होनी चाहिए। और ओपन होने के लिए हमें क्या करना है, इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करना है, राइट। अगर सुपर कॉइलिंग रिमूव नहीं हुई तो हेलिकेज अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। हेलिकेज अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा तो डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट नहीं हो पाएगी। डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट नहीं हो पाएगी तो न्यू स्ट्रैंड नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, करेक्ट करना है सुपर कॉइलिंग को, राइट। तो पहले इतना लिख लीजिए, आप जल्दी से इतना लिखिए। क्या आपने लिख लिया, चलिए। रेप्लिकेशन से पहले ये सारी चीजें होती है ना। अब क्या करें, टू करेक्ट सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग दो टाइप की होती है, सुपर कॉइलिंग जो है दो टाइप की होती है। कौन कौन सी सुपर कॉइलिंग, एक होती है लूज सुपर कॉइलिंग, और दूसरी टाइट सुपर कॉइलिंग। राइट, दो सुपर कॉइलिंग होती, लूजली सुपर कॉइलिंग एंड टाइट सुपर कॉइलिंग। लूजली सुपर कॉइलिंग और टाइट सुपर कॉइलिंग क्या होती है, देखिए। लूजली का मतलब सुपर कॉइलिंग जो हुई है
वो ज़्यादा नहीं हुई है। ये जैसे ये तो हमारा क्या हो गया, ओपनिंग हो गई। यहाँ जो सुपर कॉइलिंग है इस टाइप की है, राइट, इस टाइप की सुपर कॉइलिंग है, राइट। वहीं पर टाइटली सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या है, यहाँ सुपर कॉइलिंग ज़्यादा हो गई, राइट, यहाँ सुपर कॉइलिंग क्या हो गई, ज़्यादा। तो ये लूजली सुपर कॉइलिंग है और ये टाइटली सुपर कॉइलिंग है। टू करेक्ट सुपर कॉइलिंग कौन आता है, एक एंजाइम आता है जो कि है टोपोआइसोमरेज, है ना। तो एंजाइम टोपोआइसोमरेज करेक्ट सुपर कॉइलिंग। टोपोआइसोमरेज जो होता है ये दो एंजाइम लेकर आता है अपने साथ। क्या लेकर आता है, दो एंजाइम। कौन कौन सा, एक आता है न्यूक्लियस और दूसरा आता है लाइगेज। तो इसने अपने साथ दो एंजाइम लेकर आया, कौन से, न्यूक्लियस एंड लाइगेज। पहला एंजाइम है न्यूक्लियस और दूसरा है लाइगेज, राइट। तो न्यूक्लियस जो एंजाइम है, मैंने अभी बताया था, इसको कुछ भी गड़बड़ दिखेगा ये काट देगा। तो न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, कट करता है किसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, कट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। वहीं पर ये क्या करता है, ग्लू, या मैं बोलूं ये क्या करता है, फिक्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। तो लाइगेज क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ देता है। अब देखिए कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये क्या है हमारा डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुई है, इसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क। जैसे यहाँ सुपर कॉइलिंग हुई तो क्या करेगा, टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, देखिए ये कट करेगा यहाँ से। न्यूक्लियस जो एंजाइम है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है कट कर रहा है, क्या, कट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, कट किया। फिर उसको शिवल करते हैं। शिवल मतलब जैसे कि हम बात करें कि भाई हमें कुछ जोड़ समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये क्या करे, कहीं से खोल ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, उस धागे को वहां से काट देंगे और उसकी सुपर कॉइलिंग को खोलेंगे, राइट, और खोल के फिर वहीं पे उस धागे को जोड़ देंगे। कट किया, देन उसको क्या करा, शिवल, घुमाया, शिवल, एंड देन क्या करेंगे, ज्वाइन, है ना, या बोल देंगे यहाँ पर इन्होंने क्या करा, उसको चिपका दिया। कट किया, शिवल किया एंड चिपका दिया, राइट। कट, शिवल एंड
बाइंड, राइट। तो अब बाइंड किसकी मदद से करेंगे? लाइगेज की मदद से। किसकी मदद से करेंगे बाइंड? लाइगेज की मदद से। क्या इतना क्लियर हुआ? क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम टोपो आइसोमरेज के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। टोपो आइसोमरेज के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। टोपो आइसोमरेज के बारे में मैं कुछ पॉइंट लिखती हूँ कि टोपो आइसोमरेज क्या करता है? ये क्या करता है? सीक्वेंस को चेंज नहीं करता, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को चेंज नहीं करता। ये क्या करता है? जल्दी बताइए। चेंजेस अपीयरेंस ऑफ डीएनए। क्या करता है ये? चेंजेस अपीयरेंस ऑफ डीएनए। टोपो आइसोमरेज changes appearance of DNA, not the sequence of nucleotide. न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को चेंज नहीं करता। एनी टाइप ऑफ सुपर कॉइलिंग, अगर मैं बोलूं कि कोई भी सुपर कॉइलिंग हो उसको क्या कर देगा? ये करेक्ट कर देगा। एनी टाइप ऑफ सुपर कॉइलिंग इज करेक्टेड बाय टोपो आइसोमरेज। तो कोई भी सुपर कॉइलिंग हो, टोपो आइसोमरेज क्या करेगा? उसको करेक्ट कर देगा, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, क्या इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं? तो अब हम बात करते हैं कि रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होता है। तो रेप्लिकेशन के लिए जो मेन एंजाइम होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा होता है? मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मेन एंजाइम referred to as DNA dependent DNA polymerase since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotide। क्यों बोला है इसे DNA dependent DNA polymerase? ठीक है, तो इनका कहना है डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, डीएनए की नई स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें डीएनए पर डिपेंड रहना पड़ता है, राइट। तो ये वो एंजाइम है जो डीएनए की पॉलीमराइजेशन करने के लिए, न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए डीएनए की पुरानी स्ट्रैंड पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना। तो मेन एंजाइम की अगर मैं बात करूं, मेन एंजाइम of DNA replication, for DNA replication is DNA dependent DNA polymerase।
इसका मतलब क्या है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड पर डिपेंड कर रहा है फॉर द पॉलीमराइजेशन। क्लियर है? बट इसके बहुत नाटक है, इस एंजाइम के बहुत नाटक है। ये बोलता है कि मेरी कुछ कंडीशन है, मैं तभी पॉलीमराइजेशन करूँगा। तो इसकी कुछ कंडीशन है, कंडीशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या है इसकी कंडीशंस? तो देखिए ये बोलता है मैं सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पे काम करूंगा, राइट? इसका कहना है कि मैं सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पे काम करूंगा, और इसका दूसरा कहना है कि मैं सिंगल स्ट्रैंड पे तो काम करूंगा बट स्टार्टिंग पॉइंट मुझे डबल स्ट्रैंडेड चाहिए। ठीक है, तो इसका काम क्या है? वर्क ऑन सिंगल स्ट्रैंड ओनली वर्क ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। वहीं पर दूसरा जो है वो क्या है इसका पॉइंट? दूसरा पॉइंट है बट स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी डबल स्ट्रैंडेड, बट स्टार्टिंग पॉइंट डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी डबल स्ट्रैंडेड, राइट? तो इस कंडीशन को फुलफिल कौन करता है भाई? सिंगल स्ट्रैंड चाहिए है तो पॉली ए प्रोटीन जो है ना, पॉली ए प्रोटीन जो है इसने ये पूरा करा, हेलिकेज ने पूरा किया, प्लस और किसने पूरा किया? और पूरा किया आपका सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ने। इसके अलावा इसकी इच्छा को और किसने पूरा किया? इसकी इच्छा को पूरा किया टोपोआइसोमरेज ने। राइट? वहीं पर यहाँ पर जो सिंगल स्ट्रैंड वाली जो इनकी कंडीशन है इसको पूरा किया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ने। किसने? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ने। इसे और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डीएनए प्राइमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए प्राइमेज, राइट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये करता क्या है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए प्राइमेज का मतलब क्या होता है? तो ये क्या करता है, जो पेरेंटल डीएनए होता है ना, सपोज ये पेरेंटल स्ट्रैंड है या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है, राइट? तो क्या करता है ये जो आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है, यहाँ पर ऐड करता है किसको? A to 10 long chain of ribonucleotide segment on the 3' end of parental strand.
स्ट्रैंड, राइट। तो इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए इतना क्लियर हुआ? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of large number of nucleotide in very short time. Okay, तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में ये क्या करते हैं, पॉलीमराइज कर देते हैं, कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, राइट। तो देखिए अभी हमने देखा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एक ही टाइप का नहीं होता। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं जो है वो 3 टाइप के होते हैं, 1, 2 एंड 3। बट हम जो पढ़ेंगे, हम कौन कौन से पढ़ेंगे यहाँ पर, हम कौन कौन से पढ़ेंगे, 1 और 3 पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, 1 एंड 3। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज 3। कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये, ई कोलाई दैट हैज ओनली 4.6 into 10⁻⁶ base pair, compare it with human whose diploid content is 6.6 into 10⁻⁹ base pair, completes the process of replication within 18 minutes, right। तो यहाँ पर प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ एनसीईआरटी में ये 18 होगा और नई एनसीईआरटी में 18 है, पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पर 38 मिनट है। क्या है, 38 मिनट, राइट। तो यहाँ पर पूरा अगर हम टाइम देखें तो एग्जैक्ट टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 38, क्योंकि इसमें डिवीजन प्लस रेप्लिकेशन दोनों है, राइट। तो डिवीजन प्लस रेप्लिकेशन टाइम जो है वो 38 है। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, है ना। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक सेकेंड में कितना हो रहा है, 2000 बेस पेयर है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 38 × 60, है ना। और कितना बेस पेयर आ रहा है, हर सेकेंड में कितना बेस पेयर आ रहा है, 2000। तो आप इसको इनटू कर सकते हैं किससे, 2000 से। तो आपको टोटल बेस पेयर मिल जाएंगे, कितने होंगे, हम ये 3 0 हटा दे रहे हैं, 38 × 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली। तो हम बोले कि 38 × 12 जो है वो कितना हो जाएगा, 456। कितना हो जाएगा, 456। और कितनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0, राइट। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, 4.6 बोला है ना इन्होंने, 4.6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 4.5 × 10⁻⁶ बेस पेयर आ रहा है। तो ये जब हम 38 मिनट लेंगे ना तब ये सही आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया है इन्होंने कि अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर क्या होते हैं, यहाँ पर पॉलीमराइज होते हैं हर सेकेंड पर। तो ये देखो 4.5 आ रहा है क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल 38 मिनट सही जाएगा, बट अगर 18 मिनट भी है तो आप चल सकते हैं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में यही दिया है, राइट। बट एग्जैक्टली जो होगा वो 38 मिनट ही होगा। 38 मिनट से अगर हम 2000 पर सेकेंड इंक्लूड करेंगे तभी जाकर उतने बेस पेयर आ रहे हैं जितने ई कोलाई में होते हैं, राइट। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट, बट दे ऑल हैव टू बी कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेटली, है ना, एक्यूरेसी। तो यहाँ पर जो पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, इसका काम सिर्फ पॉलीमराइजेशन नहीं करना है कि बस जल्दी जल्दी पॉलीमराइज कर दो, जल्दी जल्दी आप क्या कर दो, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाओ और एक पॉलीमराइजेशन कर दो, राइट। इनको एक्यूरेसी भी देखना है कि सही हमारा न्यूक्लियोटाइड क्या होना चाहिए, वहां पर ऐड होना चाहिए। तो एक्यूरेसी प्लस फास्ट पॉलीमराइजेशन का काम होता है आपका किसका, डीएनए पॉलीमरेज 3 का, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या करता है, फास्ट पॉलीमराइजेशन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, राइट।
तो ये हटा दूं क्या, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हटा दूं? ये समझ में आया क्या किया मैंने? इन्होंने बोला 38 मिनट, मैंने जो लिखा था यहाँ कि 38 मिनट में क्या हो रहा है कि जो टोटल बेस पेयर आ रहा है वो इतने आ रहे हैं, क्योंकि जो सही टाइम है एक्चुअली सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन का वो कितना है, इकोलाई का 38 मिनट। तो 38 मिनट जब हम इंटू कर रहे हैं किसके साथ, 60 सेकेंड के साथ, और क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि क्या हो रहा है, एक सेकंड में जो बेस पेयर आ रहा है वो टोटल कितने आ रहे हैं, 2000। तो हमने कर दिया 38 मिनट के साथ, तो हमें जो टोटल बेस पेयर मिले वो उतने ही मिले जितने इकोलाई में होते हैं, राइट? इतना समझ में आया था ये? चलिए, तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये क्या करता है, फास्टर पॉलीमराइजेशन करता है। With high degree of accuracy। ऐसा नहीं कि बस कर दिया, एक्यूरेसी जो है इसकी क्या होती है, हाई होती है, राइट? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या हो गया इतना, जल्दी बताइए। अब डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, देखिए अभी मैं अगर बात करूं उससे पहले ये देख लीजिए आप कि एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू द म्यूटेशन, क्योंकि हम कोई भी गलती यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी म्यूटेशन का कारण हो सकती है, राइट? हमने टाइप ऑफ म्यूटेशन पढ़े, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एवरेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन। तो एक छोटी सी गलती भी यहाँ पर क्या कर सकती है, म्यूटेशन कॉज कर सकती है, और म्यूटेशन की वजह से कोई भी डिजीज हो सकती है, राइट? जैसे कि हम बात करें कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो डिजीज कॉज हो जाती है सिंगल म्यूटेशन से, राइट? पॉइंट म्यूटेशन। फर्दरमोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बिल्कुल एक्सपेंसिव प्रोसेस है रेप्लिकेशन, है ना? तो देखिए होता क्या है, हम चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए मैंने क्या करा, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाई, आपके उसमें बनी हुई है रेप्लिकेशन फॉर्क, किस में बनी हुई है मैम? आपकी एनसीईआरटी में रेप्लिकेशन फॉर्क बनी हुई है। राइट? तो यहां से हमने डीएनए को खोला था ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया, ये 5' एंड है डीएनए का, एक स्ट्रैंड का, तो ये कौन सा होगा, 3' एंड, तो ये कौन सा होगा, 5' एंड, तो ये कौन सा होगा, 3' एंड, राइट? तो यहां पर देखिए ये 5' है, तो ये क्या हो जाएगा, 3' एंड, ये क्या हो जाएगा, 5' एंड, तो ये क्या हो जाएगा, 3' एंड, तो ये क्या हो जाएगा, 5' एंड, तो ये क्या हो जाएगा, 3' एंड, और ये 3 है तो ये 5' एंड, राइट? ऐसे ही यहाँ पर ये 5 है तो ये 3', ये 5', ये क्या हो जाएगा, 3', ये 5', ये क्या हो जाएगा, 3', और ये 3' है तो ये वाला 5', राइट? ऐसा होता है। अब हमने बोला था कि डीएनए पॉलीमरेज की एक शर्त होती है कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है शुड बी डबल स्टैंडर्ड, और एक क्या था कि मुझे सिंगल स्टैंड पे काम करने की आदत है, तो ये तो सिंगल स्टैंड है, बट स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है वो डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये डबल स्टैंडर्ड कर दिया, क्या कर दिया, डबल स्टैंडर्ड। ये क्या है, डीएनए प्राइमेज है, क्या है, डीएनए प्राइमेज, राइट?
ये क्या था, डीएनए प्राइमेज। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन। क्योंकि पॉलीमराइजेशन कहाँ से होता है, अगर ये इसका जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसका 3' एंड है, तो ये जो न्यू फॉर्म्ड स्ट्रैंड है उसका 5' एंड होना चाहिए। तो यहाँ से इस तरीके से पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन। ये क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन। ये क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन। तो ये आपको दिख रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ की। तो ये कौन सा है, 3' एंड है। ये क्या है, 3' एंड। और 3' एंड पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, 3' एंड पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, डीएनए प्राइमेज। तो ये लग गया डीएनए प्राइमेज। ये क्या हो गया, डीएनए प्राइमेज, राइट। अब डीएनए प्राइमेज इधर क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा। तो यहाँ पर ये पॉलीमराइजेशन चलेगा, बट यहाँ आकर पॉलीमराइजेशन रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर दूसरा जो है वो कौन सा है, 3' एंड है। क्या है, 3' एंड। तो मतलब मुझे फिर से क्या लगाना पड़ेगा, डीएनए प्राइमेज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डीएनए प्राइमेज। तो यहाँ पर फिर से एक डीएनए प्राइमेज लगा, राइट। तो डीएनए प्राइमेज लगाया मैंने यहाँ, फिर ये पॉलीमराइजेशन हुआ यहाँ तक। कहाँ तक हुआ, यहाँ तक। तो ये पॉलीमराइजेशन यहाँ तक हो गया, राइट। फिर क्या हुआ, फिर क्या दिक्कत आ गई, यहाँ पर एक लगाना पड़ रहा है। ये 3' एंड है, तो यहाँ से यहाँ तक पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं। फिर यहाँ पर फिर एक और लगाना पड़ेगा, यहाँ पर फिर एक और लगाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर पॉलीमराइज होगा, राइट। ओके, अब यहाँ देखिए, ये 3' एंड है, तो यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज। क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पॉलीमराइज, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए क्लियर हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ कैसे होगी आगे, यहाँ से यहाँ तक पॉलीमराइजेशन होगा, राइट। फिर यहाँ पर चाहिए एक हमें डीएनए प्राइमेज। क्या चाहिए, डीएनए प्राइमेज। और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। क्या होगा, पॉलीमराइजेशन, राइट। तो देखिए, इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। किस पॉइंट को मैम, इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क, राइट। अब देखिए, कोई स्ट्रैंड टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन आ रही है तो उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो देखिए, यहाँ से ये सीधी यहाँ तक गई, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार हमने डीएनए प्राइमेज लगाया, यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये वाली जो स्ट्रैंड है इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लीडिंग स्ट्रैंड। ये क्या है,
यहां से यहां तक जो जा रही है, ये जो स्ट्रैंड है ये क्या है, यहां से ये कौन सी स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये कौन सी स्ट्रैंड दिख रही है आपको, लीडिंग स्ट्रैंड, राइट। और जो स्ट्रैंड यहां से यहां जा रही है, यहां से देखिए यहां से यहां तक ही जा रही है, फिर हमें एक नया चाहिए, तो देखिए इसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये कौन सी हो गई हमारी, लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये हो गई हमारी लैगिंग स्ट्रैंड। राइट, ये लीडिंग स्ट्रैंड, ये लैगिंग स्ट्रैंड। इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर है या नहीं। तो कौन सी लीडिंग स्ट्रैंड हो गई, कौन सी लैगिंग स्ट्रैंड हो गई, पता चल गया। तो लीडिंग स्ट्रैंड के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज कर सकती हूँ, which runs towards the replication fork, towards the replication fork, उसे हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी, लीडिंग स्ट्रैंड। और which runs away from the replication fork, away from replication fork, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, राइट। तो इतना समझ में आया क्या नहीं। अब देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे प्राइमेज दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे, बहुत सारे प्राइमेज। तो ये प्राइमेज जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये जो प्राइमेज आपको दिख रहे हैं, तो अब इनको प्राइमेज को हटाने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन कर दिया किसने, आपका किसने किया पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन कर दिया आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 ने, ठीक है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो पॉलीमराइज करता है 5 to 3 डायरेक्शन में। तो ये 5 डायरेक्शन है ना। देखिए अगर मैं बात करूं तो ये वाली स्ट्रैंड जो है नई फॉर्म स्ट्रैंड है इसका, ये 5 डायरेक्शन है। 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन की तरफ डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करा, पॉलीमराइज करा। अब वो क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है पॉलीमराइज करते आता है, मतलब ऐसे मैं अगर बताऊं आपको तो यहाँ पर मतलब इस जगह से ऐसे करके पीछे पकड़ा, ये पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल स्ट्रैंड है। तो पेरेंटल स्ट्रैंड की ये वाला जो एंड है ये 3' एंड है और ये 5' एंड है। तो मैं इसी को देख के, ये पेरेंटल का 3' एंड के यहाँ पर मैं खड़ी हुई और मैंने देखा कि यहाँ पर डीएनए प्राइमेज लगा है या नहीं लगा, तो देखा लगा है। अब मैं क्या करते आ रही हूँ, उधर से जोड़ते आ रही हूँ किसको, उधर से जोड़ते आ रही हूँ किसको, मैं जोड़ते आ रही हूँ न्यूक्लियोटाइड को। तो मैंने पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना दी। जो नई चेन बनी है उसका वो 5 डायरेक्शन है और ये 3 डायरेक्शन है, राइट। अब मैं यहाँ आ गई तो अब मैं देखूंगी मैंने गड़बड़ी तो नहीं करके आई, मैंने कोई गलती तो नहीं करके आई, मैंने कुछ गलत सीक्वेंस तो नहीं जोड़ दिया, नहीं तो म्यूटेशन हो जाएगा। फिर मैं वापस जाऊंगी, मैं चेक करूंगी ये सही है, ये सही है, ये सही जोड़ा है, ये सही जोड़ा है, ये सही जोड़ा है कि नहीं, राइट। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या करने जा रही हूँ, चेक करने जा रही हूँ, रीड करने जा रही हूँ। मैं रीड कर रही हूँ किस डायरेक्शन में, 3 to 5 डायरेक्शन में। किसको रीड किया मैंने 3 to 5 डायरेक्शन में, देखो 3 to 5 डायरेक्शन में मैंने रीड किया किसको, पेरेंटल को, राइट। 5 to 3 डायरेक्शन में मैंने पॉलीमराइजेशन किया नई स्ट्रैंड का। फिर मैं प्रूफ रीड करने जाऊंगी, प्रूफ रीड मतलब जो नई स्ट्रैंड बनी है उसको मैं प्रूफ रीड करने जाऊंगी वापस। यहाँ आ गई मैं 3' एंड पे, ये जो नई जो स्ट्रैंड बनी उसका 3' एंड है, मैं घूमकर वापस जाऊंगी।
सही जुड़ा है नहीं जुड़ा, सही जुड़ा है नहीं जुड़ा। तो ये प्रूफ रीड करने जा रही हूं मैं 3 to 5 डायरेक्शन में, राइट। चलिए रीड किसका करते हैं, रीड करते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड को। प्रूफ रीड किसको करते हैं, न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड को, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को। और पॉलीमराइजेशन जो होती है वो न्यू स्ट्रैंड की होती है, वो किस डायरेक्शन में होती है, 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन में, राइट। चलिए तो देखते हैं, देखिए ठीक है। अब देखिए ये कौन सा डायरेक्शन थी, 5 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश, और ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, तो ये 3 डैश, वहीं पर ये 5 डैश, तो ये 3 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, और ये 3 डैश, राइट। ऐसा हो गया। अब देखिए हमें पता था कि हर 3 डैश एंड पे क्या जुड़ा है, यहाँ पर प्राइमेज क्या जुड़ा है, कौन सा प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज। तो यहाँ ये डीएनए प्राइमेज जुड़ा है, यहाँ पर तो जरूरत नहीं पड़ रही, सीधे सीधे जाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइमेज जुड़ा हुआ है, राइट। क्या जुड़ा हुआ है, प्राइमेज। यहाँ पर यहाँ जुड़ गया प्राइमेज, राइट। यहाँ पर प्राइमेज जुड़ गया, जुड़े कि नहीं जुड़े बताइए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इन प्राइमेज को हटाना है हमें। क्यों हटाना, क्योंकि ये प्राइमेज की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पर क्या करना है, डीएनए के पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाने के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए यहाँ से प्राइमेज हटाना है, और यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है, न्यूक्लियोटाइड है, उनको यहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा, ये करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 3 आया था, उसने पॉलीमराइजेशन करा, रीड किया, प्रूफ रीड किया, चला गया। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। पहले वो भी आके रीड प्रूफ रीड करके जाएगा, और फिर देखेगा यार ये तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। इनके वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, कौन है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा 5 to 3 डायरेक्शन में। फाइव टू 3 डायरेक्शन में, राइट। फिर रीड करता है किसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड को 3 to 5 डायरेक्शन में। प्रूफ रीड करता है किसको, न्यूली फॉर्म्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को, कहाँ से, 3 डायरेक्शन टू 5 डायरेक्शन में, राइट। तो ये चलती है उसकी क्या, यहाँ पर चलती है उसकी खोज की, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब इसके बाद वो क्या करता है, यहाँ से ये सारे के सारे, यही पॉलीमरेज जो 1 है, ये सारे पॉइंट्स को यहाँ से निकाल देता है। क्या करता है, निकालता है, राइट। क्या करता है, इन सबको निकालता है यहाँ से। बोलते हैं आपका काम हुआ, अब आप जा सकते हैं। आपका काम सिर्फ किसके लिए था, जल्दी बताइए, पॉलीमरेज 1 जो डीएनए पॉलीमरेज की रिएक्शन था उसके लिए था। अब आपकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हटा देंगे इन सबको, कौन, पॉलीमरेज 1। और यहाँ पर क्या जोड़ देगा, ऐड करेगा, कौन, पॉलीमरेज 1 ऐड करेगा किसको, ऐड किसको करेगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, प्रॉपर या कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, राइट।
तो यहाँ पर क्या करेगा, ऐड करेगा किसको, न्यूक्लियोटाइड को, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो देखिए क्या हमने पढ़ लिया था ये सारे पॉइंट। हाँ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व्स डुअल पर्पस, ठीक है। जो हम न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे हैं, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो इसी को तो पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, वो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड हो गया, जो भी है न्यूक्लियोटाइड जो भी था, ग्वानिल हो गया जो हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, हो सकता है जो नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक फॉस्फेट हो, दो फॉस्फेट हो, तीन फॉस्फेट हो। मैंने बोला था ना GTP, GDP और GMP, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन डाइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं उसमें वो न्यूक्लियोटाइड किसके फॉर्म में आ सकते हैं, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में भी आ सकते हैं, डाइफॉस्फेट के फॉर्म में भी आ सकते हैं और ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में भी आ सकते हैं। बट यहाँ पर जब ये अटैच होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, तो मोनोफॉस्फेट का होता है। तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फॉस्फेट निकलता है। तो यहाँ पर जो क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है, ये ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट की जैसे एक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये जुड़ते जा रहे हैं। इन्हीं को तो सबस्ट्रेट बोल रहे हैं ना, ये सबस्ट्रेट है या नहीं, तभी जाकर तो क्या बन रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है। तो एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। उसके अलावा क्या कर रहे हैं ये, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उनसे एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी का यूज करते हैं किसके लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए, राइट। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, द टू टर्मिनल फॉस्फेट इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आर हाई एनर्जी। वो देखो दो टर्मिनल थे, हाई एनर्जी फॉस्फेट, सेम एज इन केस ऑफ ATP। तो ATP हम बोलते हैं ना एनर्जी सोर्स है ना। तो एनर्जी सोर्स क्यों है, या बोलते हैं हम एनर्जी करेंसी है। क्यों एनर्जी करेंसी है कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है उसके साथ क्या जुड़े हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं न्यूक्लियोटाइड में। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है, इनके जो बॉन्ड है इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को यूज़ करता है कौन, सेल, राइट। तो जैसे एनर्जी रिलीज होती है इन केस ऑफ ATP, वैसे ही ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं और यही एनर्जी किस में यूज हो जाती है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। क्लियर है इतना? तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि मैं बात करूं ATP, GTP है ना, CTP, ये सारे के सारे क्या है, ट्राइफॉस्फेट है। आगे बढ़े। अब देखिए, इन एडिशन टू DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, मैनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू कंपीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हाँ, तो इन्हें तो सिर्फ DNA पॉलीमरेज के बारे में बताया, बट हमने तो DNA पॉलीमरेज अकेला पढ़ा ही नहीं, हमने तो बहुत सारे पढ़े थे। कौन सा, पॉली ए प्रोटीन प्लस हेलिकेस। उसके बाद हमने कौन सा लेकर आए थे, हम लेकर आए थे कौन सा अपना सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद हम लेकर आए अपना कौन सा लेकर आए थे, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के बाद, रुको, हाँ, सबसे पहले लेकर आए प्रोटीन A। इसकी तो ना भी करूं तो हम बोल सकते हैं हेलिकेस। फिर लाए थे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आया था आपका टोपो आइसोमरेज। कौन आया था, टोपो
आइसोमरेज, राइट। उसके बाद कौन आया था आपका, टोपो आइसोमरेज के बाद आया था आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसे हम डीएनए प्राइमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए प्राइमेज, राइट। उसके बाद कौन आया था आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3, राइट। फिर आया था डीएनए डिपेंडेंट, अब आखिरी में डीएनए पॉलीमरेज 3 ने काम किया था, तो उसने क्या हटाए थे, वहां से प्राइमेज को हटाया था और दूसरे न्यूक्लियोटाइड वहां जोड़े थे। तो जोड़े थे किसकी मदद से, लाइगेज की मदद से। किसकी मदद से, डीएनए पॉलीमरेज 1। और आखिरी में आएगा लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, जोड़ता है। यहां मैंने ये दिखाया है, देखिए यहाँ क्या इसको हटाया, नए न्यूक्लियोटाइड जोड़े। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर जो चेन है उसके साथ बॉन्डिंग होना जरूरी है, और बॉन्डिंग कौन कराएगा, लाइगेज। कौन कराएगा, लाइगेज। तो ये देख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए, फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द 2 strands ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेट इन इट्स एंटायर लेंथ, हम एक साथ पूरे डीएनए को खोल नहीं सकते। तो ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्यों, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। तभी तो मैंने बोला था हेलिकेज क्या है, एटीपी ड्रिवन है ना, उसको एनर्जी की जरूरत होती है काम करने के लिए। क्यों, क्योंकि आप हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो आपको उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप एक स्टेबल बॉन्ड को तोड़ रहे हो, राइट। द रेप्लिकेशन अकर विथ इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स रेफर्ड टू एज रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ आकर होती है, एक डीएनए हेलिक्स की सिंगल मतलब स्मॉल ओपनिंग होती है, और क्या बनती है वहां पर, रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है। हमने बताया था कि उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, जहां से रेप्लिकेशन हम जो खोल रहे हैं डीएनए को, अनबाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसे हमने क्या बोला था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और वहां पर आगे चल के क्या बन गई थी, रेप्लिकेशन फॉर्क, जहां पर सुपर कॉइलिंग हो गई थी, राइट। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से। नेक्स्ट है, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन 5' to 3'। मैंने लिखवा दिया था, दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेशन फॉर्क, consequently on one strand the template with polarity 3' to 5', है ना। तो इनका क्या है कि consequently one strand the template with polarity 3' to 5', तो 3' to 5' ये क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब ये जो है, ये क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है, तो ये इसका 5' एंड है, ये 3' एंड है। तो यहाँ से जो नई स्टैंड बनती है वो टेम्पलेट स्टैंड के 3' एंड से स्टार्ट होती है। तो ये जो है नई स्टैंड का 5' एंड है और ये 3' एंड है, इसलिए बोलते हैं पॉलीमराइजेशन कहाँ से हो रहा है, 5' to 3'। और वो रीड किसको कर रही है पॉलीमराइजेशन करने के लिए, टेम्पलेट स्टैंड को, और वो रीडिंग कहाँ से हो रही, 3' एंड टू 5' एंड, राइट। चलिए फिर क्या बोल रहे हैं, the replication is continuous while the other the template with polarity 5' to 3' it is discontinuous। तो यहाँ पर उन्होंने बोला 3' एंड से 5' एंड की तरफ जो पोलैरिटी कंटिन्यूस हो रही है, वहीं पर क्या बोल रहे हैं, ये 5' एंड से 3' एंड की तरफ ये जो है वो क्या हो रही है, डिसकंटिन्यूअस। क्या हो रही है, डिसकंटिन्यूअस। द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस फ्रेगमेंट्स आर लेटर ज्वाइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अभी मैंने लिखवाया कि ये जो फ्रेगमेंट्स बने, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने, राइट, इन्हें हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इन फ्रेगमेंट्स को, यहाँ पर ये फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं आपको, इनको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी,
ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड की वजह से जो फ्रेगमेंट्स मिल रहा है लैगिंग स्ट्रैंड की वजह से, कहीं बना फिर नहीं बना फिर बना, यहाँ पर डीएनए प्राइमेज लगे हुए, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, राइट। तो यहाँ पर ये क्या मिलेंगे, जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसकी वजह से क्या मिलेंगे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, राइट। तो देखते हैं आगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। इनका कहना है कि द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। वो खुद इनिशिएट नहीं कर सकते, डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस ऑफ डीएनए, है ना। डीएनए खुद रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, वहीं पर डीएनए पॉलीमरेज जो है हर कहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। मैंने बोला था ना, डीएनए पॉलीमरेज की रिएक्शन कराने के लिए उसको डबल, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डबल स्ट्रैंड होना चाहिए। इसके लिए कौन मदद करता है उसकी, डीएनए प्राइमेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देयर इज अ डेफिनेट रीजन ऑफ ई कोलाई डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट। इसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ से ओरिजिन रेप्लिकेट, जो रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। तो देखिए, सच रीजन आर टर्म्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसे रीजन को जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर कर दीजिए, तो वो भी अच्छे से इस चीज को पढ़ सके। तो देखिए, इट इज बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एट द पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू propagate during recombinant DNA procedures require a vector. वेक्टर की जरूरत होती है। द वेक्टर प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वेक्टर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हम पढ़ेंगे बायोटेक में। फर्दर, नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। ओके, अभी तक हमें क्या है, एप्लीकेशन जो है एवरी डिटेल इतने अच्छे से पता नहीं है, राइट। चलिए, in eukaryotes the replication of DNA takes place at S phase of the cell division। आप पढ़ के आए होंगे सेल डिवीजन, तो वहां पर दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज एक एम फेज। इंटरफेज में तीन फेज होते हैं, G1, S फेज और G2 फेज, राइट। ग्रोथ फेज और सिंथेसिस फेज। तो S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कब होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, S फेज में, राइट। ओके, तो इनका कहना है इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन डीएनए टेक्स प्लेस एट द एस फेज ऑफ सेल डिवीजन। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। तो डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी कि डीएनए रेप्लिकेट हो गया बट सेल डिवीजन ही नहीं हुआ, तो हमारा डीएनए के अंदर सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अ फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी, है ना। अगर क्या हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया बट यहाँ पर डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन नहीं हो पाया, मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो दिक्कत हो जाएगी। एक सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है। इसे और क्या बोलते हैं, अ क्रोमोसोमल एनोमैली। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एनोमैली। यू विल लर्न द डिटेल्ड नेचर ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोसेस अकरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लास। हम हायर क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे ये सारी चीजें। ओके, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहीं पर हमारा डीएनए में रेप्लिकेशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, डेली बेसिस पर आप वीडियो देख सके, चाहे वो फिर आपकी
प्रीमियर वीडियोस हो या लाइव वीडियोस हो, लाइव सेशन हो, अगर आप डेली बेसिस पर वीडियोस देखेंगे तो आपका सिलेबस जो है काफ़ी अच्छा चलेगा, साथ में चलेगा, राइट। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप जस्ट गूगल पर टाइप करोगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, हमारा पेज मिल जाएगा। उस पेज में आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक की स्ट्रीम वाइज 11th एंड 12th के लिए स्पेशली स्ट्रीम वाइज आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और इस कंप्लीट कोर्स में आपका हर सब्जेक्ट इंक्लूड रहेगा और हर सब्जेक्ट की हर चैप्टर की पूरा चैप्टर इंक्लूड रहेगा। इस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कराया जाता है। फिर उसके बाद थ्योरी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन सब को कराने के बाद आपका जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट होने वाली है। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराता है मैग्नेट ब्रेन? स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म नहीं है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।